प्रणाम मित्रों। ओशो से जुड़े रोचक एवं अनछुए पहलुओं में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओशो के प्रवचनों की यात्रा पर। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर ओशो ने अपनी दिव्य वाणी को प्रकट ना किया हो। आज हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है और दुनिया ओशो के प्रवचनों को सुनती पड़ती है। परंतु इन प्रवचनों की साथ ही साथ उनकी शैली की और उनके शीर्षकों की भी एक अपनी अनूठी यात्रा है। किस तरह ओशो के प्रवचन, उनके शीर्षक, उनके मिजाज और शैली साल दर साल या दशक दर दशक बदली, कैसे और क्यों उनमें परिवर्तन आए, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। समय, स्थान एवं हालातों के चलते ओशो के प्रवचनों के विषयों एवं उनकी विषय वस्तुओं में भी कई परिवर्तन आए। अपने शुरुआती दिनों में ओशो भारतीय मानसिकता एवं मनोविज्ञान के आधार पर बोल रहे थे। भारत का मनुष्य गुरु, धर्म, आत्मा, परमात्मा, ध्यान, साधना, संन्यास, इन्हीं विषयों से भरा हुआ था और ओशो शुरू शुरू में इन्हीं विषयों पर बोल रहे थे। फिर इसके बाद ओशो ने विषय बदला और पंथ की धारा को लेकर बोलना शुरू किया, जैसे उपनिषद, भक्ति सूत्र, मध्ययुगी संत एवं नए नए संतों को उभारा, उनको अपनी वाणी दी। तो वहीं दूसरी ओर गीता, अष्टावक्र, महागीता, शिव सूत्र आदि ग्रंथों को उभारा और उनको जनमानस के सामने अपने ही ढंग से प्रस्तुत किया, अपनी अभिव्यक्ति दी। इसके बाद उन्होंने अपने प्रवचनों में जोक्स को यानी लतीफ़ों को जोड़ा। किस लतीफ़े को कितनी देर तक कहाँ जोड़ना है, कहाँ उसका उपयोग करना है, इसका पूरा मनोविज्ञान उन्होंने खुद ही तय किया। यह पहली बार था जब किसी संत ने या गुरु ने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में जोक्स को, लतीफ़ों को जोड़ा हो और फिर उसके बाद जोक्स का यह सिलसिला चलता रहा। इसके बाद ओशो ने भारत के सामाजिक मुद्दों पर बोलना प्रारंभ किया, या यूं कहें जो कुछ भी उस वक्त समाज में चल रहा था उस पर ओशो बोल रहे थे। ओशो के सारे विषय सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द बुन रहे थे। देख कबीरा रोया, भारत के जलते प्रश्न, नए समाज की खोज, शिक्षा में क्रांति आदि जैसी पुस्तकें उसी काल की हैं जब ओशो भारत के सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे थे। इसके बाद एक ऐसा दौर आया जब ओशो के पास पश्चिमी लोग प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। पश्चिमी लोगों का मनोविज्ञान, उनकी मानसिकता भारत की मानसिकता से बिल्कुल भिन्न थी। उन्हें आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, धर्म, गुरु, इन सब विषयों पर बात नहीं करनी थी। वह तो अपने क्रोध, काम, मोह, माया, रिश्ते, रिश्तों से जुड़ी ऊब, जीवन, थकावट, चिड़चिड़ापन, संबंध, विवाह, तलाक, इन सब पे बात करना चाहते थे। इसीलिए ओशो के प्रवचन व उनके विषय धार्मिक न होकर आध्यात्मिक होने लगे। उनके प्रवचनों में मनोवैज्ञानिकता आने लगी। वह मनुष्य को जीवन का विज्ञान और उसका मनोविज्ञान सिखा रहे थे। इसीलिए ओशो के उस दौरान के प्रवचन व उनके शीर्षक इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द रहे। विदेश से लौटकर आने के बाद ओशो ने अंग्रेजी में बोलना प्रारंभ किया और फिर आखिरी के दिनों में उन्होंने ज़ेन साहित्य पर और ज़ेन मास्टर्स पर बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने चुन चुनकर एक एक ज़ेन मास्टर को चुना और उनको विस्तार रूप से समझाना शुरू किया। मिस्टिक रोज और नो माइंड जैसी ध्यान विधियां उसी दौरान निकली हुई हैं। ओशो के न केवल प्रवचन शैली, विषय वस्तु व विषय बदलते रहे, बल्कि ओशो का अपने प्रवचनों को प्रारंभ व अंत करने का ढंग भी बदलता चला गया। ओशो जब आचार्य रजनीश थे तब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे और कहते थे,
मेरे प्रिय आत्मन। और अंत में जब प्रवचन का समापन करते थे तो कहते थे, आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जब 70 के दशक में ओशो भगवान श्री कहलाने लगे, तब उनके कार्य का तल बदल गया। वो पहले की तरह मंच पर आलती पालती मारकर नहीं बैठते थे, बल्कि कुर्सी पर बैठते थे और अपने प्रवचनों के अंत में कहते थे, आज इतना ही। और जब अंग्रेजी में प्रवचनों का समापन करते थे तो इसी का ही समांतर या यूं कहें अनुवाद इनफ फॉर टुडे कहकर अपने प्रवचनों को समाप्त करते थे। इस तरह ओशो के प्रवचनों के शीर्षक, विषय वस्तु, अभिव्यक्ति सब कुछ समय दर समय बदलती रही, रूपांतरित होती रही। तो मित्रों, यह थी ओशो के प्रवचनों की यात्रा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।